नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अगर लोग अपने इख्तिलाफात को खत्म कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है। राज और उद्धव ठाकरे के मुमकिन इत्तेहाद पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का तबसरा। नेशनल हेराल्ड के नाम पर गांधी खानदान ने की है बहुत बड़ी धांधली। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस पार्टी को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। परभनी में एक नौजवान किसान जोड़े ने की खुदकुशी। अपनी मौत के लिए हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों को ठहराया जिम्मेदार। नासिक के बोरीजवारी गांव में पानी का शदीद बहरान। पानी के हुसूल के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरने पर हैं मजबूर। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दरमियान दोबारा इत्तेहाद के इम्कान का खैर मकदम करते हुए इसे एक अच्छा कदम करार दिया। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमें इससे खुशी होगी। अगर लोग अपने इख्तिलाफात को ख़त्म कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के हालिया बयान का जवाब दिया, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के सरबराह ने माजी के इख्तिलाफात को भुलाकर शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव के साथ दोबारा इत्तेहाद के लिए आमादगी का इजहार किया। उद्धव ने भी मुस्बत जवाब देते हुए कहा कि वो मराठी ज़बान और महाराष्ट्र के खातिर तनाज़ात को एक तरफ रखने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो आए, लेकिन इससे ज़्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाई हैं, दोनों भाई इत्तेहाद के बारे में फैसला करेंगे। संजय राउत ने मजीद कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा हमने उसे तस्लीम किया है। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं। आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है, भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे। और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। देयर इज नो टर्म्स एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ, उतनी उद्धव जी ने क्या कहा है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं, मराठी स्वाभिमान पर हमला करना चाहते हैं। बालासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना इसलिए तोड़ी कि महाराष्ट्र स्वाभिमान को खत्म करे। ऐसी किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, तभी हम सच्चे महाराष्ट्र भक्त बन सकते हैं। और ये कोई कंडीशन नहीं है ना, ये हमारे राज्य के लोगों की भावना है, यही व्यक्त की है और क्या है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर अपना तबसरा जाहिर किया। पीयूष गोयल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर गांधी खानदान ने बहुत बड़ी धांधली की है। That the Gandhi family has been caught trying to take away property currently valued at 5,000 crores, which should rightfully belong to the people of India. When land or other assets are given by any government, central or state, to a media house, and they are usually given either free or at very concessional rate to the media, the effort is to promote freedom of the press and promote the right
of our citizens to know what is happening in the country. National Herald was a newspaper promoted by the Congress Party and had received several properties all over the country from governments to promote the objective of media. The newspaper closed down many years ago, decades ago. The Gandhi family hatched a plot by which they gave 90 crore rupees as a loan from the Congress Party to Associated Journals Limited, which owned National Herald. First of all, a political party raises donations and funds from the people of India to support their political purposes. They could not have given this money to Associated Journals in the first place. मरकजी वजीर रामदास अठावले ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक मुतनाज़े तबसरे पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके बयान से मुत्तफिक नहीं है। अठावले ने कहा कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने इस मामले पर सही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मतलब मुझे लगता है जो दुबे जी हमारे संसद के सदस्य है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी बयान दिया है, जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और उन्होंने मतलब उसको रिफ्यूज किया है कि भाई ये भूमिका बीजेपी की नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान के माध्यम से उच्च स्थान पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी भूमिका हमेशा रही है कि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। तो दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जेपी नड्डा साहब ने जो भी भूमिका रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं। तो जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया है कि भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ आते तो उनका तो स्वागत ही है और मुझे लगता नहीं दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन अगर एक साथ आते भी है तो देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह उनका स्वागत किया है उसी तरह हम भी उनका स्वागत करते हैं कि भाई अगर दोनों भाई एक। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने निशिकांत दुबे के अदलिया से मुतल्लिक बयान को गलत करार दिया। इन्होंने कहा कि बयान मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से बात करना मेरे ख्याल से न्याय व्यवस्था ही के धज्जे उड़ाने की बात चली है। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी जिस ढंग से वक्त के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बारे में बोले, वो भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है कि आप एमपी हो क्या हो, आपको सारे अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप न्याय व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे। यहाँ ऐसा है कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वो गार्ड करती है यहाँ की संविधान, यहाँ के लोगों के हक, इसका संरक्षण करना ये उनका काम है और वो करते हैं। उनके खिलाफ इस तरह से वातावरण तैयार कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये अर्थ ऐसा है कि यहाँ जिस ढंग से राजनीति कर रहे हैं वो संविधान मानते नहीं, ये सिद्ध हो रहा है। गोलवलकर गुरुजी ने उस वक्त जो कहा था कि हम ये संविधान हम मानने का सवाल ही नहीं आता, मनुस्मृति वाले ये सारे लोग हैं, मनुस्मृति का ये समर्थन करने वाले लोग हैं। ये इसलिए इस तरह से बयान दे रहते हैं। ये बयान इस देश के लिए हितकारक नहीं है, देश के विरोध में है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में गुलाबी ई रिक्शा की तकसीम की तकरीब में शिरकत की। ख्वातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे के जरिए ख्वातीन को रोज़गार के मौके फराहम करने और महफूज अवामी नकलो हमल को फ़रोग़ देने के लिए ये पहल की गई है। तकरीब के दौरान 50 गुलाबी ई रिक्शा मुस्तहिक़ ख्वातीन को दिए गए। इस स्कीम के तहत ई रिक्शा कम कीमत पर फराहम किए जाते हैं, जहाँ रियासती हुकूमत 20% कीमत अदा करती है, मुस्तफ़ीदीन 10% हिस्सा अदा करते हैं और बाकी 70% कम शरह सूद वाले कर्ज़ों के जरिए फराहम किए जाते हैं। वज़ीर आला फडणवीस ने इस मौके पर जोर दिया कि इक़दाम सफ़र के दौरान ख्वातीन की माली खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक मुस्बत कदम है। याला गुलाबी रंग दिला असल्यामुळे ही याचा वेगळेपणा हा उठून दिसणार आहे। त्यामुळे महिलांद्वारा महिलांकरता संचलित अशा प्रकारची रिक्षा, याचा अर्थ
याच्यामध्ये पुरुषांनी बसू नये असं नाही आहे, सगळ्यांकरताच आहे, पण प्रामुख्याने महिलांकरता सेफ्टी म्हणून आपण ही जी काही ई रिक्षा आहे ती या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि आज मेट्रोसोबत देखील एक करार होतोय, ज्यामुळे मेट्रो स्टेशन्सवर फीडर सर्व्हिस म्हणून या ई रिक्षा त्या ठिकाणी ठेवता येतील. त्यातनं एक ॲश्युअर्ड अशा प्रकारचं रोजगार हा आमच्या भगिनींना या माध्यमातून मिळेल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अतिशय चांगला हा कार्यक्रम आहे. आणि अदितीताईंनी जे सुचवलं की पर्यटनाच्या स्थळांवर किंवा इतरही ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या फीडर सर्व्हिसेसची आवश्यकता आहे तिथे पिंक ई रिक्षाला प्राधान्य देण्यात यावं. जैन बिरादरी के अरकान ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी जैन मंदिर को मिस्मार करने की मुहिम के खिलाफ आज भी एहतजाज किया. विलेपाले में एक जैन मंदिर को बीएमसी के जरिए मिस्मार करना महाराष्ट्र में बरसर इक़्तिदार बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन गया है. जैन रहनुमा अनिल शाह का इल्ज़ाम है कि मंदिर को एक होटल वाले के कहने पर मुनहदम किया गया, जो इलाके में एक बार खोलना चाहता था. बीजेपी ने अपने जैन लीडर और रियासती वजीर मंगल प्रभात लोधा को मंदिर के मुकाम पर भेजा था, लेकिन तब तक इन्हदाम का काम मुकम्मल कर लिया गया था. दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम इस मंदिर को 1962 में तामीर किया गया था. विले पार्ले ईस्ट में राधा कृष्ण होटल है, उसके बाजू में है. तो मेरा एक ही कहना है कि जो भी बिल्डर के तरफ से हुआ है, जो भी होटल की तरफ से हुआ है, मुझे एक ही कहना है कि हमको मंदिर वही बनाना है और जल्दी से जल्दी. और जो जो ये लोगों शामिल है उनको निलंबन करना चाहिए. सर जो नोटिस दिया गया, देखो पहले 2 साल पहले से उद्धव जी ने प्रोटेक्ट किया था. देखो कितने मंदिर अनलिमिटेड, कितने इनलीगल लोग हैं, लेकिन यही हमारे जैनी लोगों का दिखा आपको. 5 बजे नोटिस दी जाती है और सवेरे सवेरे जेसीबी आ जाता है. ये कौन सा है? ये आपके इधर के एमएलए बीजेपी के, पालक मंत्री बीजेपी के, बीएमसी किसके पास है? बीजेपी के पास है. और हमारे समुदाय में पहले वो आके सामना कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए. तो ये किधर तो भी रुकना चाहिए. हमारा हिंसा वाला धर्म नहीं है, हमको अहिंसा सिखाई जाती है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन समाज अल्पसंख्यक है और पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है. तो हमेशा अल्पसंख्यक के अंदर सिर्फ एक समुदाय को क्यों देखा जाता है? क्या सिंधी, पारसी, जैन इनका वोट बैंक कम है तो क्या इनको कुचल दिया जाएगा? शासन को कठोर ये देते चेतावनी कि हम लोग बैठ जाएंगे कुपोषण के ऊपर, अनशन के ऊपर, और आमरण अनशन पे भी बैठ सकते हैं हम लोग कभी भी. और ये सबको मालूम है कि जैन महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने जैन बिरादरी के मंदिर के खिलाफ मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई को सरासर नाइंसाफी करार दिया. उन्होंने कहा कि मजहबी मकामात पर इस तरह की कार्रवाई से अमन व अमा खराब होता है. आज जैन समाज की एक मंदिर जिस तरह से विले पार्ले में तोड़ी गई है, मैं समझता हूं ये तरीका कारपोरेशन का, सरकार का बिल्कुल गलत है. कम से कम मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग इस मुल्क में धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, चाहे किसी मजहब के हों. और माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ तो रोजाना ये हो रहा है. जानबूझ के मस्जिदों को, दरगाहों को, अगर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट्स में केस चल रहा है और तारीख अगली डेट है, उसका इंतजार करने के बगैर तोड़ देना, ये जैन समाज भी माइनॉरिटी में आता है. इनकी इस मंदिर को इस तरह से तोड़ देना बिना बात किए हुए, जबकि हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस को डाला है, इनके पास 1961 का कुछ अप्रूवल है, और कोर्ट की तारीख का इंतजार किए बगैर आकर के तोड़ देना इस तरह से, मैं समझता हूं ये बिल्कुल धार्मिक लोग इसमें उनका जो है जज्बात भड़कते हैं उनके, और ये बिल्कुल सरकार का तरीका गलत है. मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके के केस में एनआईए की खुसूसी अदालत ने इस मुकदमे पर समाअत मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए इस पर अपना फैसला महफूज कर लिया. इसके साथ ही अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 8 मई की तारीख मुकर्रर की है. एनआईए कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तग़ासा ने 323 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें से 34 गवाह अदालत में अपने बयान से मुकर गए, जिसकी वजह से इन्हें मुनहरिफ गवाह करार दिया गया. फिलहाल 7 मुलज़िमीन इस केस का सामना कर रहे हैं, जिनके नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साबिक फौजी मेजर रमेश शिवाजी उपाध्याय, अजय उर्फ राजा एकनाथ राहिरकर, जगदीश मात्रे, कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर ओंकरनाथ चतुर्वेदी शामिल हैं.
महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्ष वर्धन ने दावा किया कि परभनी में एक नौजवान किसान जोड़े ने खुदकुशी की और अपनी मौत के लिए हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि ज़रूरी मसनूआत की गिरती हुई कीमतों की वजह से किसानों पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ज़रूरी कर्ज की मुआफ़ी के झूठे वादे ने मकरूज किसानों को और भी मायूस कर दिया है। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि ये देवेंद्र फडणवीस हुकूमत की तरफ से किसानों के साथ किया गया एक खौफनाक धोखा है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के ज़ेर निगरानी खादिम हुज्जाज ट्रस्ट नांदेड़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शहर के अनवर गार्डन में चौथे और आखिरी हज तरबियती कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस तरबियती कैंप में हाजियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुमताज़ उलमा इकराम मुफ्ती महबूब अहसन कासमी और मुफ्ती अब्दुल रज़ाक मुज़ाहिरी ने हज के 5 दिनों के मुकम्मल तरीक़ेकार पर तफसील से रोशनी डाली। उलमा इकराम ने आज़मीन को हज के अरकान, वाजिबात, सुन्नतें और अमली तरीक़ेकार नहायत मौसर अंदाज में समझाया। एहराम बांधने के तरीक़े से लेकर तवाफ़, सई, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और रमी जमरात तक तमाम अहम मराहिल की वजाहत की गई। इसके साथ साथ हाज़रीन के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए गए। आज़मीन ने इस तरबियती नशिस्त को मालूमाती और मुफीद करार दिया और खादिम हुज्जाज ट्रस्ट नांदेड़ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आज़मीन को मुतला किया गया कि 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को हैदरबाग पानी की टंकी बल्दिया दवाखाने में टीका अंदाजी का प्रोग्राम किया जाएगा, जहां सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आज़मीन को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। आज खादिम हुज्जाज ट्रस्ट की जानिब से ज़िला नांदेड़ के हुज्जाज इकराम के लिए एक तरबियती कैंप रखा गया था, जो आखिरी कैंप था। ये आज ख़ास तौर पर ज़िला नांदेड़ के हुज्जाज इकराम के लिए ख़ास तौर पर हज के 5 दिन और उसकी सारी तफसीलात बतलाई गई हैं कि किस तरीक़े से हज करना चाहिए और हज मकबूल और हज मबरूर कैसा होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी तफसीलात से आज़मीन हुज्जाज को वाकिफ़ करवाया गया है। इसी तरीके से हज में कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, ये भी बतलाया गया है, ताकि इन सारे वाजिबात और फ़राइज़ को, सुन्नतों को मलहूज़ रखते हुए हज अगर किया जाए तो वाकई वो हज मकबूल होता है, हज मबरूर होता है। अल्लाह ताला उसे अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाते हैं। हज कमेटी के ज़ेर निगरानी और खादिम हुज्जाज ट्रस्ट की जानिब से आज हज 2025 का चौथा कैंप अनवर गार्डन में हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के 5 दिन के बारे में बताए हैं, जो फ़राइज़ है और बहुत सी चीज़ें बताए हैं उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम कामयाब रहा। आज़मीन को इत्तला दी जाती है कि हैदरबाग बल्दिया के दवाखाने में 21 और 22 को वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। आप तमाम लोग तशरीफ़ लेकर आएँ। उसका टाइम है 9 से 2 बजे तक। ज़िला नांदेड़ के देगलूर में वाक़े एक आश्रम में सुपरिटेंडेंट पर एक तालिबा की इस्मत रेजी करने का इल्ज़ाम है। मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम फ़रार है, ताहम पुलिस की टीमें इसको तलाश कर रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक ज़िला के बोरी चिवारी गांव में पानी का शदीद बहरान है। सूरत-ए-हाल इस कदर ख़राब है कि लोगों को पानी के हुसूल के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरना पड़ रहा है। पानी का यह बहरान गर्मी में इजाफा और हुक्काम की जानिब से बर वक्त कार्रवाई न करने की वजह से शिद्दत इख्तियार कर गया है। पेश रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक के तालुका पेट के बोरी चिवारी गांव में लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। तस्वीरों में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां लोग हर दिन पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पानी की कमी के कारण लोग कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरों में देखिए महिलाएं किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में उतरकर पानी निकाल रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में पानी की गंभीर समस्या से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमको एक हंडा पानी मिल जाता है, तो एक हंडे से हमारी समझ ये पूरा नहीं होता ना। तो आज इतने दिन हुए बाद भी हमारे गांव में कुछ पानी का नहीं ये लगा, तो हमारी इतनी विनती है कि हमको घर पोत पानी दो, इतनी हम सरकार से मांगी करते हैं। महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि पानी के इस संकट का मुख्य कारण कम बारिश और जल स्रोतों का सूखना बताया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग सरकार से पानी की सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पीने का पानी लोगों को काफी मुश्किलों से मिल पा रहा है।
उबाल के पीते हैं कभी, फिर भी हमारे बच्चे लोग को बीमार हो जाते हैं। फिर हम सब लोग इधर पानी ढूंढेंगे या उधर हॉस्पिटल जाएंगे, ये तो हमारी समस्या है। हमको कुछ काम भी नहीं, अब दो तीन महीने से हम कुछ काम भी नहीं करते, खाली पानी लाते हैं इधर से उधर से, एक हांडा पानी लाने का और हमारे बच्चों को बना के खिलाने का, यही काम करते हम। हाँ, दिन भर वही काम करते हम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।